जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोहित नरुला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार फिर रीट 2024 L1 के लिए ईवीएस के जो ये 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिकों में से साथियों 10 नंबर पक्के कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हमारे एग्जाम में रीट एग्जाम में ईवीएस के जो पोर्शन है वो 30 नंबर का होता है। इसमें 30 प्रश्न आते हैं। इन 30 प्रश्नों को हम किस प्रकार से अच्छे से इनके ऊपर एक कमांड हासिल करें, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रश्न भी लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको पता चले कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ रहा है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए समय को न गवाते हुए अपने इस वीडियो का अपना क्या मकसद रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए तो चलते हैं। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए 4 टॉपिक लेकर आया हूँ। इन 4 टॉपिकों से कैसे हम 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता, इस जैव विविधता वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, कितने प्रश्न? 2 से 3 प्रश्न। और जैसा कि आपका दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इससे भी हमेशा 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। कितने? 2 से 3 प्रश्न। तो आप जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण और मानव रोग टॉपिक को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हर बार एग्जामों में। एक प्रदूषण टॉपिक ही रहा है ऐसा जिससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप एक प्रदूषण टॉपिक को भी देखिएगा, इससे भी हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का अपना इस वीडियो का मकसद इतना ही है विद्यार्थियों, कि किस प्रकार से मैं आपको जानकारी दूं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। इसी के साथ मैं कुछ प्रश्नोत्तरी भी लेकर आया हूँ। उन प्रश्नों से आपको एनालिसिस होगा कि आपको कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। चलिए तो अपन प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि आपकी इस मोटिवेशन से हमें अगला वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अपने प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है अपना, कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। क्या पूछा गया अपन से कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। ये देखिए विद्यार्थियों, 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। हमसे पूछा यही गया है कि नहीं है, तो हमें नहीं पर ध्यान देना है। जैसा कि वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट और धूल के कण, ये हमसे पूछा हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि अपना प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है वाहन, उद्योग, अवशिष्ट पदार्थ और धूल के कण। बताइए विद्यार्थियों, क्या आपका आंसर रहने वाला है। फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे साथी इसका आंसर लगा दे रहे हैं कि ठोस अपशिष्ट, तो साथियों आपका सही जवाब है कि इसका आंसर ठोस अपशिष्ट रहने वाला है। बिल्कुल इसका आंसर रहेगा ठोस अपशिष्ट। बिल्कुल सही जवाब है विद्यार्थियों आपका, इसका सी आंसर रहने वाला है। अच्छा प्रश्न था और एग्जाम में आया हुआ है। तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना रहने वाला है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गठन किसने किया। क्या प्रश्न है अपना कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया। हिंकल, हम्बोल्ट, टेस्ले और ओडम, इन 4 दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से बताइए कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया है। वर्ष 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये भी, कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया है। बताइए प्रिय विद्यार्थियों, इसका क्या आंसर रहने वाला है। हिंकल, हम्बोल्ट, टेस्ले, ओडम। बहुत सारे साथी इसका आंसर ए बता रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ए ना होकर इसका आंसर सी रहेगा। क्या रहेगा? सी, टेस्ले। बिल्कुल
इसका आंसर रहने वाला है विद्यार्थियों टेस्ले। बिल्कुल, तो इसका आंसर रहेगा टेस्ले। इस इसका भी सी आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न अपना रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। क्या अपना आंसर रहने वाला है विद्यार्थियों? एक बार कमेंट कर आप मुझे अवगत करवा दें, फिर मैं आपके इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है ईवीएस का, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बताए प्रिय विद्यार्थियों, क्या आंसर इसका रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा सौर ऊर्जा। क्या रहेगा? सौर ऊर्जा। बहुत शानदार कमेंट थे विद्यार्थियों आपके, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर रहने वाला अपना डी। बिल्कुल, अच्छा आंसर था आपका, अच्छा कमेंट है। इसी तरह आप तैयारी करते रहें, आप एक दिन अच्छा स्कोर पाओगे। तो अपना अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित नहीं है। नहीं, अपना प्रश्न इस प्रकार से है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। वर्ष 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, पौधे और जल। क्या आंसर रहने वाला है? एक बार सभी अपने उत्तर से अवगत करवाते, फिर मैं आपको इसके बारे में चर्चा करके बताऊंगा विद्यार्थियों कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। 2017 में आया हुआ प्रश्न है भूमि, वायु, पौधे और जल। जैविक घटक के बारे में पूछा है हमसे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जैविक घटक में पौधे आते हैं विद्यार्थियों। कि कौन आते हैं? पौधे। तो अपना आंसर सी रहेगा इसमें। क्या रहेगा? सी। अपना आंसर इसमें सी लगेगा। बिल्कुल, शानदार कमेंट थे आपके इस प्रश्न में भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है। बहुत शानदार प्रश्न है, 2017 में पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है। विडाल, एमपी, ईएसआर, एलिसा। क्या आंसर रहेगा? सभी एक बार अपने आंसर से अवगत करवा दें कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है। विडाल, एमपी, इस ईएसआर, एलिसा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर रहेगा एलिसा। क्या रहेगा? एलिसा इसका आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सही जवाब है आपके भी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। 2017 में यह भी प्रश्न आया हुआ है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। 1985, 2005, 1995 और 1990। क्या आंसर रहेगा? सभी एक बार कमेंट करके बताएं मुझे कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों आपको कि राजस्थान में टीकाकरण सर्वप्रथम 2014 में चित्तौड़गढ़ जिले से चलाया गया, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सर्वप्रथम अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को। तो अपना प्रश्न का क्या जवाब आ रहा है विद्यार्थियों का? 1995। बिल्कुल सत्य, आपका सही जवाब है। इसका आंसर 1995 रहने वाला है, जिसका आंसर सी रहेगा। बिल्कुल, आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न अपना रहने वाला है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है। यहाँ पर बाघ है साथियों, जो कि टाइपिंग एरर आ चुका है, आया है यहाँ पर। बाघ, ऊंट, गाय, भेड़। क्या आंसर रहेगा आपका? आप अवगत करवाएं एक बार मुझे आपके उत्तर से। तो इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों ऊंट। क्या है?
फुट इसका आंसर रहने वाला है। सी इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है, 2015 में पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। अब पहले 3 थे, अब वर्तमान में 4 हो गए हैं, तो हमको उन तीनों के आधार पर ही आंसर का जवाब देना है। तो अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, अपना तीसरा ऑप्शन है हिमालय, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा? अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है हिमालय। क्या रहेगा? हिमालय इसका आंसर रहेगा। तो इसका भी आंसर सी रहेगा, रहने वाला है। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। ये फिर 2017 में आया हुआ प्रश्न है, तो हमने इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर ली थी आगे के प्रश्नों में, तो हम इसके बारे में बताएंगे। इसका आंसर एलिसा रहने वाला है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। यह इसकी भी बात कर ली थी हमने, तो इसका आंसर भी 1995 रहने वाला था। क्या है? 1995, सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए सभी साथी एक बार कमेंट कर कर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। वर्ष 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो एक बार सभी साथी बता दें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स और बेरीबेरी। क्या आंसर रहेगा? सभी एक बार अवगत करवाएं अपने आंसर से। तो इसका आंसर रहने वाला है विद्यार्थियों रतौंधी रोग। कौन सा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बिल्कुल, आप सभी का सही जवाब है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। क्या रहेगा? बी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताए साथियों। 21 मई, 23 मई, 22 मई और 24 मई। क्या आंसर है अपना? तो अपना प्रश्न रहने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है 21 मई, 23 मई, 22 मई और 24 मई। तो इसका आंसर रहेगा अपना 22 मई। क्या रहेगा विद्यार्थियों? 22 मई अपना आंसर रहने वाला है इसका। बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थियों ने सही अच्छे तरीके से कमेंट किया। इसका आंसर 22 मई रहने वाला है। तो आंसर रहेगा अपना सी इसका। बहुत शानदार प्रश्न था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखलाओं के में। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी कि वनोन्मूलन का कौन सा प्रकार है। बताएं। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि और वर्षा में वृद्धि। तो अपन से दुष्परिणाम पूछा है, तो बताएं एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके कि क्या आंसर रहने वाला है। मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, अन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। तो विद्यार्थियों इसका सीधा सा आंसर आ रहा है कि मृदा में अपरदन में कमी बताई जा रही। तो यही वनोन्मूलन का कारण है विद्यार्थियों। तो अपना आंसर इसका रहने वाला है बी। बहुत शानदार सवाल था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि पर्यावरण के जैविक घटक है। 2021 में फिर से पूछा हुआ प्रश्न है, ये रिपीट हुआ है। आगे यह 2017 में पूछा था, फिर से 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है
कि पर्यावरण के जैविक घटक हैं, तो पहाड़, मैदान, नदियाँ और पेड़। क्या आंसर रहेगा इसका? आप एक बार कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको इसके बारे में चर्चा करके बताऊंगा। तो इसका आंसर रहने वाला है पेड़। जी बिल्कुल। तो हमसे जैविक घटक पूछा गया है, तो जैविक घटक में पेड़ ही आते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। रानीखेत रोग किस से संबंधित है? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। रानीखेत किस से संबंधित है? मछलियाँ, मधुमक्खियों से, मुर्गियों से और सूअर से। क्या इसका उत्तर रहने वाला? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है। मछलियाँ, मधुमक्खियों से, मुर्गियों से और सूअर से। सभी साथी एक साथ कमेंट कर बता रहे हैं कि मुर्गियाँ से यह रोग होता है रानीखेत। तो आपका बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी है। इसी के साथ इसका यही आंसर रहने वाला है कि यह मुर्गियों से यह रोग होता है। तो इसका आंसर सी रह गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न अपना है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या आंसर रहेगा? सभी विद्यार्थी एक बार अवगत करवाएं इस प्रश्न के उत्तर से कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बताइए विद्यार्थियों, क्या आंसर इसका रहने वाला है? इसी के साथ मैं बता दूं साथियों आपको कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। बिल्कुल शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हो। तो इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को कमेंट, लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके ही इस लाइक और सब्सक्राइब के से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएँ। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर अपना रहने वाला है ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? 2017 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई। क्या प्रश्न का उत्तर रहेगा? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर रहेगा वनोन्मूलन। क्या रहेगा विद्यार्थियों? वनोन्मूलन। इस वनोन्मूलन के कारण ही पर्यावरण संरक्षण की संबंधित नहीं है ये, और सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिनी माटा रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है और ये 2017 में पूछा हुआ है कि मिनी माटा रोग का संबंध निम्न में से किससे है? सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सभी विद्यार्थी, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहने वाला है अपने HG प्रदूषण। HG प्रदूषण के द्वारा ही मिनी माटा रोग का संबंध है। तो अपना आंसर इसमें रहेगा सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक से सम्मिलित कौन है? तो हमने इस बारे प्रश्न के बारे में चर्चा कर लिया था कि इससे पौधे इससे संबंधित थे जैविक घटक से। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना बहुत शानदार तरीके से है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, जल दिवस कब मनाया जाता है? आपसे जल दिवस के बारे में पूछा गया है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। बताएं जल दिवस के बारे में कि जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी और 22 मार्च। क्या आंसर रहेगा? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी और 22 मार्च। तो इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों 22 मार्च। क्या रहेगा? 22 मार्च इसका आंसर रहेगा। तो अपना
इसका प्रश्न का आंसर रहेगा डी। बिल्कुल। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वो शानदार प्रश्न है। बताइए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। 1962, 1972, 1982 और 1999। क्या आंसर रहेगा? शानदार तरीके से प्रश्न है विद्यार्थियों, तो आप प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। तो हम प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रश्न का हम अगर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसके प्रश्न का उत्तर रहने वाला है साथियों 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बिल्कुल साथियों, बहुत शानदार तरीके से आपके जवाब थे सभी प्रश्नों के। तो आप सभी इसी तरह तैयारी करते रहें, एक दिन आपकी तैयारी का आपको फल जरूर मिलेगा। तो अगले प्रश्न अपने सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? वर्ष 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोज और टाइलिन। क्या उत्तर रहेगा? सभी विद्यार्थी बताएं कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोज और टाइलिन। इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है टाइलिन। क्या रहेगा? टाइलिन इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो अपना डी आंसर इसका रहेगा। अपना आज का लास्ट सवाल विद्यार्थियों, जिन प्रजातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? बताइए, जिन प्रजातियों की रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? वर्ष 2021 में A to Z प्रश्न पूछा गया था इसी प्रकार से। तो आप सभी बताएं। ICFRE, WWF, IUCN, UNEP। क्या आंसर रहेगा? बताएं। आज का अपना अंतिम प्रश्न है यह कि जिन प्रजातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है वह संगठन कौन सा है? ICFRE, WWF, IUCN, UNEP। तो विद्यार्थियों, मैं इस प्रश्न के बारे में आपसे बताऊं तो इसका आंसर रहेगा IUCN। बिल्कुल साथियों, IUCN इस संस्था के द्वारा ही रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। तो अपना आंसर इसमें रहेगा सी। बिल्कुल। इसी के साथ अपने साथियों ये सारे प्रश्न समाप्त हुए। मैं आपसे बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट कर जरूर जाइएगा, जिससे कि हमें एक उत्साह और हौसला मिले कि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से आगे वीडियो भी लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहा, और ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो इसी के साथ विदा दीजिए। आगे भी इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ। धन्यवाद मित्रों।